अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको थोड़ा रिवाइज करके कराऊंगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अभी तक जो ये है लास्ट जो लेक्चर था वो था इक्विलिब्रियम पे। तो एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब आती है, और मैंने आपको ये भी बोल के रखा था कि जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर अभी तक किसी ने ये वीडियो नहीं देखा कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की किसे कहते हैं, तो इससे पहला वाला लेक्चर आप देख लीजिए। तो जो ये अब इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को हम तब कहेंगे कि वो एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। और वो बॉडी तो अब आपको पता है किस में रहेगी, फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको ये पता है कि जब एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, या तो वो रेस्ट में रहेगी या तो वो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है, बस इतना नहीं है कि एक बॉडी रेस्ट में है। नहीं, एक बॉडी अगर मोशन में भी होगी तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है, मगर वो मोशन स्पेशल मोशन होनी चाहिए। कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए along a straight line, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जिसको हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी बोलते हैं। यानी कि जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही हो, तो जो मोशन उसको उस टाइम होगी तो उस टाइम भी वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और आपको पता है कि ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ये कब आता है एक बॉडी में? ये तब आता है एक बॉडी में जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट जो है उस बॉडी पे जीरो हो। तो उस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। जब एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो वो बॉडी किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। मगर सर जब एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब है जिस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो आप ये समझना वो एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो वेलोसिटी जीरो है, जीरो रह रही है, और या तो वेलोसिटी कोई नॉन जीरो वैल्यू लेके रह रही है, नॉन जीरो वैल्यू, मगर वो क्या है? वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट है, 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट है, 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, मोशन में है, मगर वो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो अगर v जीरो होगा तो इस स्टेट को हम बोलते हैं रेस्ट वाली स्टेट, और अगर v नॉन जीरो होगा मगर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। तो ये दो जो स्टेट्स अब निकली, कौन कौन सी स्टेट? रेस्ट वाली स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये तब निकली जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी। और वेलोसिटी कब कांस्टेंट थी? ये तब कांस्टेंट था जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो एक बॉडी को हम कहते हैं कि वो किस इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो मोटे मोटे तौर पे मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बॉडी की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अभी फिलहाल रेस्ट वाली स्टेट होगी और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वाली स्टेट होगी। दीज टू आर नाउ व्हाट? दीज आर नाउ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। क्या है ये? इक्विलिब्रियम स्टेट्स। जब भी आप इन दो स्टेट्स को देखेंगे तो समझना कि जो बॉडी है वो किस में है? वो इक्विलिब्रियम में है। तो अब मसला है आज जो हमने पढ़ना है कि एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में कैसे ला पाएंगे। तो एक बॉडी को आप तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं ला पाएंगे अगर उस पे फोर्स पड़ रहा है तो उसको जीरो करना है, और एक फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता। कम से कम उस बॉडी पे मिनिमम दो फोर्सेस एक्ट करने होंगे। जब भी दो फोर्सेस एक्ट करेंगे तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती। एक फोर्स एक बॉडी पे
एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बॉडी बनाऊंगा, तो ये एक बॉडी है, सपोज इसका मास m है, तो ये इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये कभी भी नॉन जीरो होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये फोर्स कभी भी इस पे जीरो नहीं बनेगा। तो इस फोर्स को अगर जीरो बनाना है तो आपने एक और फोर्स को लाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई हमारा जो टॉपिक अब बन रहा है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव कर पाएंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो पहला जो प्रिंसिपल है, क्योंकि आपको अब पता चला कि कम से कम आपको कितने फोर्सेस चाहिए एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। अगर ये फोर्स लग रहा है तो आपने नीचे से बराबर इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है, बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो तब जाके इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो बनेगा। तो दैट इज व्हाई जो पहला प्रिंसिपल हमारा बन रहा है कि इक्विलिब्रियम को अचीव कैसे कर सकते हैं, तो आपने कम से कम कितने फोर्सेस लाने हैं? दो फोर्सेस एक बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक्ट करने हैं, तो उसको बोलते हैं टू फोर्स प्रिंसिपल। टू फोर्स प्रिंसिपल। समझ में आया कि ये टू फोर्स प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि जब तक आपके पास दो फोर्सेस कम से कम एक बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे, तब तक उस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कभी भी जीरो नहीं बनेगा, और जब वो जीरो नहीं बनेगा तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मिनिमम जो है आपको दो फोर्सेस लाने हैं। तो दैट इज व्हाई हियर वी हैव अ प्रिंसिपल दैट इज टू फोर्स प्रिंसिपल। सही बात। अब देखते हैं कि ये टू फोर्स प्रिंसिपल क्या होता है, मगर इससे पहले मैं आपको एक टर्म बता दूंगा। अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, सपोज इसका मास m है, सही, और इस पे एक फोर्स इस दिशा में लग रहा है, चलो इट इज F1 वेक्टर, तो इस दिशा में लग रहा है। ये मैंने वेक्टर नोट में दिखाया कि बाय एन एरो से दिखाया मैंने फोर्स जो F1 है कितना लग रहा है। तो ये एक बॉडी को एक्सेलरेट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि वो कुछ लग रहा है, तो ये बॉडी आगे की ओर एक्सेलरेट हो जाएगी, ये उधर की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगी जिधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है। तो अब इस फोर्स को जीरो बनाना है, तो आपने क्या करना है? आपने बराबर इतने वाले मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स लाना पड़ेगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, वो भी एक्सटर्नल ही होना चाहिए। चलो मैं अब ये वाला फोर्स लेके आ रहा हूं, सपोज दिस इज नाउ F2 वेक्टर, और F2 वेक्टर की खासियत क्या है कि ये F1 वेक्टर के जो F1 फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। अगर वो 4 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे लग रहा था, तो अब ये जो फोर्स मैंने इस पे लगाया और ये भी 4 न्यूटन का होना चाहिए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब मुझे बताओ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना पड़ रहा है? जीरो। तो ये किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में। तो दैट स्टेट में बी रेस्टिस वाली स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दोनों में से कोई ना कोई स्टेट अब आ ही जाएगी, क्योंकि अब ये दो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, बिकॉज दीज फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट होता है, उसी को नेट बोलते हैं। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इसका? तो रिजल्टेंट या एफ नेट जिसे बोलते हैं वो तो अब जीरो होगा। तो जब नेट फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में है। तो अब बात ये कि मैंने बोला था आपको, मैं आपको एक टर्म आज बता दूंगा, वो ये है कि ये दोनों फोर्सेस इस बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक्ट करने होंगे, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है आपने हटा दिया, अब ये वाला फोर्स लगा दिया, तो अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। ये दोनों फोर्सेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम बॉडी लगने चाहिए। ये अगर ये बॉडी है, इधर कोई मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर एक बॉडी है, उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मैंने उतने ही मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स लाया और इस डायरेक्शन में लगाया उस बॉडी पे अप्लाई किया एट द सेम टाइम। अब मुझे बात बताओ, ये जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना है? वो जीरो है। तो अगर आपके पास एक से अधिक फोर्सेस एक बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं concurrent forces। What are concurrent forces? These are those forces
which act on the same body at the same time. एक ही टाइम पे एक ही बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं? कनकर्रेंट फोर्सेस। या इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर आप देखेंगे कि ये कनकर्रेंट जो है ये जियोमेट्री से आया है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा व्हाट आर कनकर्रेंट लाइन्स। कनकर्रेंट लाइन्स किन्हें कहते हैं? कनकर्रेंट लाइन्स आर दोज लाइन्स व्हिच पास थ्रू द सेम पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से गुजर रहे होंगे, उन उन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? कनकर्रेंट लाइन्स। तो इसका मतलब है कि कनकर्रेंट फोर्सेस का भी कुछ नाता उसके साथ होगा। तो वो क्या है? देखिए, अगर ये बॉडी है, ये m मास है, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। तो चार फोर्सेस मैंने एक ही बॉडी पे एक ही टाइम पे एक्ट कराए, तो ये फोर्सेस क्या बनेंगे? अब इक्विलिब्रियम। ये फोर्सेस अब क्या बनेंगे? अब कनकर्रेंट फोर्सेस। मगर ये कनकर्रेंट वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये एक ही पॉइंट के थ्रू जाने चाहिए। अब देखिए कैसे जाएंगे ये। तो आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स की हमेशा लाइन ऑफ एक्शन होती है। किस लाइन पे, किस लाइन के अलोंग ये एक्ट कर रहा है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। चलो, दिस इज फोर्स F1, this is force F2, this is force F3 and consequently this is force F4। समझ में आ रहा है? तो चारों के चारों फोर्सेस इस M बॉडी पे लग रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस F4 की लाइन ऑफ एक्शन किस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है? तो एक लाइन आप पर ड्रा करिए। तो वो मैंने ये वाली लाइन ड्रा करी, तो यही वो लाइन है जिस लाइन के अलांग F4 एक्ट कर रहा है। तो F2 कि वो लाइन डालिए जिस लाइन के अलांग एक्ट कर रहा है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वो भी इसी लाइन के थ्रू जा रही है। आर यू गेटिंग मी? तो F1 की लाइन ऑफ एक्शन डालिए। तो लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, तो वहां से एक लाइन ड्रा करिए। तो इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, तो F3 अब बचा। तो बताइए इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में है। Are you getting me? Towards the positive y axis। अब ये सारी की सारी लाइन ऑफ एक्शन देखो, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो एक ही पॉइंट पे इधर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी सारी लाइन ऑफ एक्शंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट इज व्हाई दिस इज अ वर्ड कनकर्रेंट हियर। क्योंकि आपको पता है जब एक से अधिक लाइन्स एक ही पॉइंट के थ्रू जाएंगी तो उन लाइन्स को हम कनकर्रेंट लाइन्स बोलते हैं। तो यहां पर इनको कनकर्रेंट फोर्सेस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट के थ्रू जा रही है सारी लाइन ऑफ एक्शन। दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड कनकर्रेंट फोर्सेस। समझ में आया कनकर्रेंट फोर्सेस किन्हें कहते हैं? तो इसका मतलब ये कि हम यहां पर जो इक्विलिब्रियम देखते हैं, एक्चुअली इक्विलिब्रियम किन का देखा जाता है? किन फोर्सेस का देखा जाता है? इक्विलिब्रियम हमेशा कनकर्रेंट फोर्सेस का देखा जाता है। तो टू फोर्स प्रिंसिपल अब क्या बोल रहा है? टू फोर्स प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि अगर एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है तो वो तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी जब तक आप एक और फोर्स ना लाए और वो अपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फोर्स होना चाहिए। तो दिस मीन्स दैट द बॉडी इज नाउ इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो ये है टू फोर्स प्रिंसिपल। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि चलो ये तो सही था कि एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे थे तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकती है? आप बोलेंगे कि सर क्या हमेशा दो फोर्सेस एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाएंगे? नहीं, जब तक ऐसी वाली स्थिति ना बनी हो। वहां पर देखो, यहां पर मैं एक बॉडी ले रहा हूं, मास m, तो इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, तो दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है F2। ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी क्योंकि नो डाउट दो फोर्सेस लग रहे हैं मगर दोनों फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन लग रहे हैं। तो टू फोर्स प्रिंसिपल ये कह रहा है कि दो फोर्स एक बॉडी पे जीरो बनाएंगे नेट फोर्स, यानी कि एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाएंगे। कब लाएंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और एक बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक्ट करने होंगे। तो इसका मतलब ये कि वो फोर्सेस कनकरेंट फोर्सेस होने चाहिए। तो ये थी एक टर्म। तो यहां पर मुझे एक और टर्म याद आई कि उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स। इक्विलिब्रियंट फोर्स किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियंट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो
एक बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है उस सारे फोर्स को जीरो कर दे। अब यानी कि नेट फोर्स जीरो बना दे। मुझे एक बात बताओ, पहले इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा था? m1 कितने मैग्नीट्यूड का? 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड का। किधर की तरफ? टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेट, क्योंकि इस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। तो इसका मतलब कि ये बॉडी इधर की तरफ अब दौड़ेगी। सही बात, एक्सेलरेट हो जाएगी। मगर टू फोर्स प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो बनाना है। तो वो कैसे बनाना है? सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का एक और फोर्स लेके आओ। ये जो मैं यहां पर एक और फोर्स लेके आ रहा हूं F2, तो इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने 4 न्यूटन रखा और इसकी डायरेक्शन मैंने ठीक इसके अपोजिट रखी। बताइए नेट फोर्स क्या बनेगा अब इस बॉडी पे? जीरो। मगर वो किसने बनाया जीरो नेट फोर्स? इस वाले फोर्स ने। जब आपने ये वाला फोर्स इस पे अप्लाई किया, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इस फोर्स ने इस बॉडी पे अब जो नेट फोर्स है वो जीरो बना दिया। सो दैट इज व्हाई यहां पर ये जो F2 फोर्स है तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स। क्योंकि इक्विलिब्रियम फोर्स वो फोर्स होता है जो एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो बना दे। वो कौन सा फोर्स वहां पर जीरो बना रहा है उसको हम इक्विलिब्रियम फोर्स बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसको इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अब बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, क्योंकि उस पे अब नेट फोर्स जीरो बन रहा है। अब एक और प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं थ्री फोर्स प्रिंसिपल। मगर ये फोर्सेस कौन से होने चाहिए? पहले कंकर्ड फोर्सेस होने चाहिए। अब मसला यह है कि अगर हमारे पास तीन फोर्सेस होंगे तो वो एक बॉडी को कब इक्विलिब्रियम में लाएंगे? मगर वो तीनों के तीनों फोर्सेस, पहले आप मुझे ये बताओ, पहले वो तीनों के तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? कंकरेंट होने चाहिए। मगर पहले हम दो फोर्सेस ड्रा करेंगे। हमने वेक्टर पढ़ा है तो इसलिए हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो दूसरा प्रिंसिपल है थ्री फोर्स प्रिंसिपल। थ्री फोर्स प्रिंसिपल यानी कि अगर अब एक बॉडी पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं तो वो बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी? अगर उस पे अब तीन फोर्सेस लग रहे, तो मिनिमम तो टू थे, वो तो हमने देखा वो इक्विलिब्रियम में कब आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज अगर अब तीन होंगे तो वो कब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी? चलो देखते हैं। यहां पर मैं एक बॉडी ले रहा हूं, सपोज उस बॉडी का मास m है। सही बात, ठीक है। चलो मैं इस बॉडी पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, सपोज दैट इज F1 वेक्टर। सही बात, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एट द सेम टाइम सपोज इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, सपोज दैट इज F2 वेक्टर। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पे। आप कोई भी दिशा दे सकते हैं, मगर आपने इक्विलिब्रियम बनाना है तो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं। चलो, ये दो फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं। क्या ये दो फोर्सेस इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर देंगे, क्योंकि आपने टू फोर्स प्रिंसिपल पढ़ा है कि वो तभी जीरो, दो फोर्सेस एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में तभी लाएंगे जब वो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट करने होंगे। तो यहां पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो बोल सकते हैं, चलो मानते हैं कि ये भी 4 न्यूटन का फोर्स था, ये भी 4 न्यूटन का फोर्स था, मगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, सॉरी इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स यहां पर जीरो नहीं होगा। तो बताइए नेट फोर्स इन दो का किधर की तरफ होगा? आपको पता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है तो उनका जो रिजल्टेंट निकालना है, उनका जो नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, आपको पता है उसके लिए हमारे पास हमने दो चीजें पढ़े हैं कि रिजल्टेंट को कैसे निकालते हैं। वन इज द जियोमेट्रिकल वे और दूसरा है रिजोल्यूशन, जो आपने पढ़ा है वेक्टर्स में। चलो जियोमेट्रिकल वे ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जियोमेट्रिकल मेथड तब सबसे आसान और बहुत ही सरल बनता है जब आपके पास दो ही वेक्टर्स होंगे। तो यहां पर दो वेक्टर्स हैं, तो आप यहां पर जियोमेट्रिकल मेथड यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का। और ये जियोमेट्रिक मेथड कौन कौन सा हो सकता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो आपको पता है कि उसको हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, ओ सॉरी उसको टेल टू टेल मेथड भी बोलते हैं, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको हेड टू टेल मेथड बोलते हैं। तो यहां पर बताइए मुझे, ये इस बॉडी पे F1 का क्या एक्ट कर रहा है? टेल।
तो इस बॉडी पे F2 का क्या एक्ट कर रहा था, टेल। तो इसका मतलब है हम यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लेंगे। तो यहां पर टेल टेल के साथ कोइंसाइड करना है। चलो मान लेते हैं कि ये टेल टेल के साथ कोइंसाइड किया, उसके बाद इनका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो ये बोलता है कि अब आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, मगर ये मान के चलना कि ये जो दो वेक्टर्स लग रहे हैं टेल टू टेल डायरेक्शन में, तो ये दो एडजेसेंट साइड्स मानना उस पैरेललोग्राम के। तो फिर पक्का ऐसे बनेगा पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ ये दो जो फोर्सेस लग रहे हैं इनका रिजल्टेंट फोर्स किधर की तरफ होगा। तो आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अब अगर आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया तो अब फ्रॉम द कॉमन टेल, जो अब दोनों वेक्टर्स का कॉमन टेल होगा, वहां से डायगोनल को ड्रा करिए। और ये मैंने यहां से डायगोनल को ड्रा किया, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, पोलियो हो गया इसको। तो ये मैंने वेक्टर ड्रा किया अलोंग द डायग्राम, मगर कहां से, फ्रॉम द टेल। तो ये बोल रहा है कि यही आपको क्या देगा, यही आपको रिजल्टेंट फोर्स देगा। बताइए वो किसके बराबर होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ना बॉडी इधर की तरफ चलेगी, ना बॉडी इधर की तरफ एक्सेलरेट होगी, ना बॉडी इधर की तरफ एक्सेलरेट होगी, ये इस दिशा में एक्सेलरेट हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स इन दो का जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है अगर आप ये दो फोर्सेस ना ले, इनके बदले ये ले, तो वो भी सही है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है इट इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। तो यहां पर ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके बदले अब ये वाला वेक्टर आया, या तो आपने ये दो वेक्टर्स लेने हैं या तो आपने ये वेक्टर लेना है, ये वाला वेक्टर, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। तो ये है अब इनका रिजल्टेंट। अब बात बताइए इस पे, इस बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे थे, दो, F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में। तो अब जब हमने इनका देखा कि इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ है, वो इस डायरेक्शन में है, तो आपने एक और फोर्स लाना पड़ेगा, क्योंकि थ्री फोर्स प्रिंसिपल है, थ्री फोर्स प्रिंसिपल। आप मत ये बोलना कि सर ये वाला थ्री, ये आपने एक और फोर्स लाया, ये मैंने नहीं लाया, ये इनका रिजल्टेंट है, मतलब कि ये दो जो कर रहे हैं वो ये कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? ये दो जो इकट्ठे करेंगे वही ये वेक्टर खुद करेगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। समझ में आया? दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग, ये वाला जो वेक्टर है ये किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनको, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। अब ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, या आप ये बोलेंगे कि ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, मैं एक ही फोर्स है इधर मगर मैं दो बोल रहा हूं क्योंकि इसमें ये दोनों छुपे हैं। तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं इस दिशा में, इनका रिजल्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट एक्शन फोर्स जीरो हो। अभी बताओ ये इफेक्ट कितने फोर्सेस का है, दो। तो अब एक और फोर्स लाना पड़ेगा, वो इस पूरे नेट फोर्स को जीरो बनाना चाहिए। तो पता ये वो कैसे बनाएगा इसको जीरो, तो वो फोर्स जो होगा वो इन दो वेक्टर्स, इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट के अपोजिट होना चाहिए, और जितना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उतना उसका भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि वो वाला फोर्स, वो जो F3 है, F3 वो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। आप बताएंगे क्यों, क्योंकि इन दो का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये है इन दो का इफेक्ट। इस इफेक्ट को किल करने के लिए आपको एक और फोर्स लाना पड़ेगा, वो सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए जितना F1 और F2 नहीं है, जितना F1 और F2 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, जितना इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उतना F3 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और जिधर की तरफ ये रिजल्टेंट है ठीक उसके अपोजिट ये होना चाहिए। तो ये आपको थ्री फोर्स प्रिंसिपल बता रहा है। तो थ्री फोर्स प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि अगर एक बॉडी पे थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो थ्री फोर्सेस कब नेट फोर्स जीरो बना देंगे, वो तब बना देंगे जब कोई भी दो फोर्सेस लेंगे उनका जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए,
और जो इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट की डायरेक्शन है और वो जो तीसरा फोर्स है उसकी डायरेक्शन ठीक उसके अपोजिट होनी चाहिए। समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैं अब यहां पर जल्दी जल्दी बता दूंगा। अगर मेरे पास एक बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स F1 लग रहा है तो इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, तो अब मैंने इनको रिजल्टेंट जो है इनका रिजल्टेंट पूरा रिजल्टेंट जीरो करना है। वो कैसे करेंगे? मैंने एक और वेक्टर लेना है, थ्री फोर्स प्रिंसिपल, तीसरा फोर्स लेना है और वो फोर्स उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में जिस दिशा के अपोजिट इन दो का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट एक्ट करना चाहिए। तो इन दो का रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। तो ये जो तीसरा फोर्स है वो उस रिजल्टेंट के अपोजिट होना चाहिए और जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना उसका भी होना चाहिए, तब जाके ये बॉडी किस में आ जाएगी? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो दिस इज द थ्री फोर्स प्रिंसिपल। मगर यहां पर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं, वो ये कि इससे पहले आपने पढ़ा था इन वेक्टर्स की रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। वन इज द लॉ ऑफ कोसाइनस। अगर याद होगा आपको, अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, समझ में आया? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो बताइए इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आप फटाफट बोलते आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। सही बात, ये आपने पढ़ा था और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइनस। लॉ ऑफ कोसाइनस। आपने एक और चीज वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था जो मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है। डायरेक्शन निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, कुछ भी निकालना हो वेक्टर्स में तो वही मैक्सिमम टाइम्स काम आ जाता है इसके बावजूद भी, और उसका नाम है लॉ ऑफ साइनस। और लॉ ऑफ साइनस अगर आपको याद होगा कि वो क्या बोलता है, वो मैंने पढ़ाया है। लॉ ऑफ साइनस, लॉ ऑफ साइनस आपको ये बोल रहा है कि r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्विवेलेंट टू a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा इज इक्विवेलेंट टू b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। अगर आपको याद आए कि ये क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो तो साइन ऑफ एंगल वो ले लो, यहां पर वो एंगल लो जो r के बजाय, आर के सिवा बताइए कौन कौन वेक्टर बचा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान देखिए एंगल क्या है, वो थीटा है, तो इधर थीटा लिखना पड़ेगा। तो ए लिखोगे तो ए के नीचे साइन ऑफ, अब यहां पर कौन सा एंगल लिखेंगे? तो बताओ ए के सिवा अब कौन कौन बचा? अब रिजल्टेंट और बी वेक्टर बचा, तो रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो हमने बोला था कि वो क्या मानते हैं? बीटा, तो दैट इज यहां पर साइन बीटा लिखते हैं। तो b लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल, यहां पर क्या लिखेंगे? अब b के सिवा देखो कौन कौन बचा? रिजल्टेंट और a वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल था? अल्फा, तो यहां पर साइन ऑफ अल्फा लेते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज लॉ ऑफ साइनस। अगर आप यही लॉ ऑफ साइनस इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं लैमीज थ्योरम। तो इसी लॉ ऑफ साइनस को मैंने प्रूव भी करके रखा है, तो अपनी कॉपी चेक करिएगा। तो ये लॉ ऑफ साइनस अगर आप कहां पर अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई करेंगे थ्री फोर्स प्रिंसिपल में। थ्री फोर्स प्रिंसिपल में मतलब कि जब थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आते हैं तब यही जो लॉ ऑफ साइनस है ये एक नई शेप लेता है और जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइनस जो है उसको हम बोलते हैं लैमीज थ्योरम भी। क्या बोलते हैं? लैमीज थ्योरम। और लैमीज थ्योरम क्या बोलेगा? अब ध्यान दे दीजिए इधर। चलो मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं यहां पर दो फोर्सेस देता हूं। ये एक बॉडी है, ध्यान दे दीजिए। चलो ये इसका मास m है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सपोज दैट इज F1 वेक्टर। सही बात। इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज दैट इज F2 वेक्टर। और इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, सपोज दैट इज F3 वेक्टर। और ये जो F3 वेक्टर है ये इन दो के रिजल्टेंट के बराबर है, मैग्नीट्यूड के बराबर है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बताइए ये बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। अब ध्यान दे दीजिए इधर।
चलो मैं मानता हूं कि F1, और पहले मुझे एक बात बताओ, वेक्टर्स के बीच में एंगल कब डिफाइन होता है? जब दो वेक्टर्स के टेल और टेल कोइंसाइड हो जाए या हेड और हेड कोइंसाइड हो जाए, जो उनके बीच में स्मॉलर एंगल होगा वही होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक चित्र दिखाता हूं आपको। चलो एंगल ये बनता है यहां पर 30 डिग्री। चलो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, तो बताइए इनके बीच में एंगल क्या है? इनके बीच में एंगल 30 डिग्री नहीं है, ये मैंने धोखा दे दिया इधर। ये मैंने, आपको पता है मैंने क्या किया, यहां पर मैंने हेड और टेल को इंसर्ट कराया। आपको पता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तभी डिफाइन होता है जब दोनों वेक्टर्स के टेल को इंसर्ट हो जाए या हेड्स को इंसर्ट हो जाए। तो यहां पर एक का हेड और दूसरे का टेल को इंसर्ट हो रहा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। आपने वेक्टर्स को पैरेलली ट्रांसलेट करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं उसी के, तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो मैं यहां पर बी वेक्टर को क्या कर दूंगा, मैं बी वेक्टर को आगे लेके आऊंगा। इधर मैं बनाता हूं इसका फिगर, इधर देखिए ये कौन सा वेक्टर है, अब बी वेक्टर, क्योंकि ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, बट मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, इधर लेके आया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या बनाइए, ये टेल है किसका, बी वेक्टर का, क्योंकि हेड इधर है, और यही टेल है किसका, ए वेक्टर का। तो जो इनके बीच में अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर लेना पड़ेगा। इनमें देखिए छोटा एंगल कौन है, वो तो ये है, ये तो बड़ा वाला है, तो छोटा एंगल जो होगा वही है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताइए वो कितना होगा? आपको पता है कि इसको आपने स्ट्रेट लाइन में चलाया आगे की ओर, तो ये पूरा एंगल कितना बनाएगा यहाँ पर 180 लीनियर पेयर एक्शन। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए, 150 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, वो 30 डिग्री नहीं था, वो 30 डिग्री वहां पर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, वो 150 डिग्री है। तो जब भी थीटा आ जाएगा वो 150 लिखिए। तो समझ में आया कि एंगल कब डिफाइन होता है, जब टेल के साथ को इंसर्ट करे। अगर नहीं कर रहा है तो पैरेलल ट्रांसलेशन का सहारा लेके टेल को टेल के साथ को इंसर्ट कर लो, फिर देखो वेक्टर्स के बीच में छोटा एंगल कौन है, वही होगा उनके बीच में एंगल। अब मुझे यहां पर बताओ, चलो ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर, क्या टेल है, क्या टेल है, क्या कोइंसाइड हो रहा है इधर? तो यहां पर ये जो एंगल है, चलो मैं मानता हूं कि वो है अल्फा। कितना है, अल्फा। और यहां पर ये जो F2 है और ये F3 है, क्या इसका भी टेल इधर कोइंसाइड हो रहा है, और इधर F2 और इधर F3। चलो मैं मानता हूं कि ये है बीटा, यही होगा भी बीटा। क्यों? क्योंकि टेल टेल के साथ मिला और ये स्मॉलर एंगल बना तो बीटा हो गया। तो बताओ ये अगर F1 है, ये इसका टेल है F1 का, और ये इधर F3 का टेल है, तो टेल टेल के साथ कोइंसाइड हुआ तो ये वाला जो एंगल होगा, चलो मैं मानता हूं कि ये गामा है। तो अल्फा बीटा गामा, ये मैंने तीन एंगल लिए इनके। क्या तीनों फोर्सेस अब क्या बना रहे हैं, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। तो तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो नेट है, नेट जो है वो जीरो है। तो आप यहां पर लॉ ऑफ साइनस यूज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ साइनस क्या बोलता है, रिजल्टेंट। चलो बताइए इन दो का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में था, उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जितना F3 का है। आर यू गेटिंग मी? तो तब जाके ये किस में आई, ये आई किस में, ये आई इक्विलिब्रियम में। तो रिजल्टेंट मैं पहले लिखूं लॉ ऑफ साइनस, इधर लॉ ऑफ साइनस, क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ साइनस लिखूंगा उसके मुताबिक आप चलेंगे। फिर लॉ ऑफ साइनस बोलता है r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू r a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b वेक्टर था ना, b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा, b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। तो ये उधर का मैंने बोला था कि कब क्या लिखते हैं। तो r बताइए रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, यहां पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इन दो का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में था, तो उसका रिजल्टेंट, वो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था वही F3 का भी है। तो आप r के बदले F3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां पर F3 लिया आपने, तो थीटा विल बी द एंगल बिटवीन
F1 vector and F3 vector, what is that? Alpha. तो sin of alpha is equal to, अब A तो उठाइए, तो A यहां पर हम F1 को उठाएंगे, तो F1 डिवाइडेड बाय sin of बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड R, तो इसका मतलब कि F1 के बजाय देखो अब क्या क्या बचा, वो F3 और F2 बचा, बताएं उनके बीच में एंगल क्या, बीटा, तो यहां पर sin of बीटा आ जाएगा, तो यहां पर B अब आ जाएगा, एक और वेक्टर वो है F2, तो F2 डिवाइडेड बाय sin ऑफ अल्फा है इधर, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड A वेक्टर, तो यहां पर क्या होगा F3 वेक्टर एंड F1 वेक्टर, क्योंकि F2 को छोड़िए और फिर देखिए कौन कौन वेक्टर बचा है, वो F3 और F1 बचा है, तो उनका एंगल देखिए, तो गैमा है, तो साइन ऑफ गैमा, तो ये जो है ये मैंने लॉ ऑफ साइनस यहां पर अप्लाई किया, किधर, 3/4 प्रिंसिपल में, तो इसको अब इस लॉ ऑफ साइनस को यहां पर बोलते हैं क्या, लैमीज थ्योरम, तो लैमीज थ्योरम क्या बोलती है आपको कि अगर 3 फोर्सेस, अब लैमीज थ्योरम क्या स्टेटमेंट दे रही है, वो ये बोल रही है कि अगर 3 फोर्सेस आपको इक्विलिब्रियम, 3 फोर्सेस एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में बनाते हैं, तो फिर ये लॉ वहां पर काम आ जाएगा, मतलब ये क्या है, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, कोई भी फोर्स ले लीजिए उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, ठीक है, टू द साइन ऑफ, किसका साइन, किस एंगल का साइन लेना है, तो टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू वेक्टर्स, यानी कि अगर आपने F1 को उठाया तो F1 लिखा इधर, अब डिवाइड क्या होगा, साइन ऑफ एंगल किन के बीच में, इस F1 के बजाय देखिए वहां पर कौन कौन सा वेक्टर है, F2 और F3, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही होगा, साइन ऑफ क्या है, बीटा, तो F1 डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा, सो लैमीज थ्योरम ये बोलती है इफ 3 फोर्सेस bring a body in equilibrium, then the ratio of magnitude of one of the force to the any of the force to the sine of the angle between other two forces remain as the constant, ये constant रहेगा, तो ये है लैमीज थ्योरम, तो ये आप यूज करिएगा, और दिस इज एक्चुअली, ये जो लैमीज थ्योरम है इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ साइनस एप्लीकेशन इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, समझ में आया, जब आप ये चीज यहां पर यूज करेंगे तो आपको कोई भी फोर्स अगर होगा वो निकाल सकते हैं, और जो भी एंगल दिए गए होंगे वो यहां पर लिख लीजिए, ये याद रख कैसे क्या करना है, तो जो फोर्स उठाएंगे उसके अपोजिट में देखो कौन सा एंगल बन रहा है, तो वो नीचे लिखिए, जो फोर्स उठाएंगे उसके अपोजिट में देखो कौन सा एंगल बन रहा है, तो वो इधर लिख लीजिए, साइन ऑफ दैट एंगल, समझ में आ रहा है, तो दिस इज एक्चुअली द 3 फोर्स प्रिंसिपल। अब हमने यहां पर क्या पढ़ना, मैं इसकी नोटिस अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करूंगा, और फेसबुक ग्रुप जो है इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस, वहां पर आप आ जाइए, तो वहां पर इस लेक्चर के नोटिस भी मिलेंगे आपको, हैंड रिटन जो मैंने खुद लिखे हैं, सही बात। और अब जो हमने पढ़ना है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, एक्चुअली हमने क्या करना है, अब जितना भी हमने पढ़ा है इसको अब अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पहले स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो स्ट्रेटजी होती है ना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, पहले बनानी पड़ेगी, तो फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ना है, तो जो फ्री बॉडी डायग्राम है वहां पर पहले देखना है कि इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो भी डायनेमिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, कोई भी मोशन होगी तो वो सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल्स की बात मैं अब कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, और फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है अलग अलग फोर्सेस देखो एक बॉडी पे क्या लग रहे हैं उनकी डायग्राम बनाइए, तो हमने फिर अलग अलग फोर्सेस देखने क्या लग रहे हैं उस बॉडी पे, समझ में आया, तो इसलिए मेरा टॉपिक न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी से पहले फ्री बॉडी डायग्राम पे आएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम से पहले किस पे आ जाएगा, फोर्सेस क्या क्या होते हैं, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप जल्दी मत समझिए कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर ना हो, और ये तब तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता कि इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले पढ़ना है कुछ फोर्सेस जो एक बॉडी पे मैकेनिक्स में लग रहे हैं, तो दैट इज व्हाई मेरा अगला टॉपिक जो है वो बनेगा सम कॉमन फोर्सेस, और सम कॉमन फोर्सेस में क्या क्या फोर्स आ जाएगा जो मैकेनिक्स में हम लेते हैं, वो आ जाएगा वेट, वो आ जाएगा नॉर्मल फोर्स,
वो आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो आ जाएगा टेंशन। आर यू गेटिंग मी? तो ये सब चीजें, ये फोर्सेस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम भी उधर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर इसके हो जाएंगे। तो फिर जो भी न्यूमेरिकल होगा, नहीं आएगा तो बोलना मुझे, ठीक है? मगर अभी आप निश्चिंत रहिए। आप देखेंगे कि सर अभी तो मैं ये अप्लाई करूंगा, ये तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो दैट इज वाई कभी आपको टेंशन आ जाएगा, टेंशन फोर्स उधर, मगर आपने टेंशन फोर्स नहीं पढ़ा। कभी वहां पर नॉर्मल फोर्स आ जाएगा तो आपने नॉर्मल फोर्स नहीं पढ़ा। कभी वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, आपने वो नहीं पढ़ा। सो दैट इज वाई इस चीज को एनालाइज करने के लिए आपको पहले कुछ फोर्सेस पढ़ने हैं, फिर उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग बिकम्स टू स्टडी सम कॉमन फोर्सेस जो हम मैकेनिक्स में यूज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे, वो सम कॉमन फोर्सेस क्या है, उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी कंप्लीट, और आप कभी भी न्यूमेरिकल से डरेंगे नहीं जो भी मैकेनिक्स में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।